सभी को नमस्कार विद्यार्थियों। मैं केसी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में आपका जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट का पेपर है बिजनेस लॉ, उसमें अनुबंधों और ठहरावों का जो वर्गीकरण है उसका अध्ययन कराएंगे। सबसे पहला आपका वैधता के आधार पर, और उसमें भी आपका है वैध अनुबंध या वैध ठहराव। अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अनुसार ऐसे ठहराव जो राजनियमों द्वारा परिवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। अब ये अनुबंध क्यों कहलाता है? क्योंकि एक वैध अनुबंध में वैध अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व होते हैं या लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम उसे राजनियम द्वारा परिवर्तन करा सकते हैं, और इसी विशेषता के कारण वो वैध कहलाता है। क्योंकि आपने पढ़ा है पिछले वीडियोस के माध्यम से आपने कि वैध अनुबंध के कुछ आवश्यक तत्व हैं अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 2H और सेक्शन 10 के अनुसार 10 के अनुसार। तो ये जो विशेषताएं हैं वैध अनुबंध की, ये जो लक्षण है वो एक वैध अनुबंध में होने चाहिए। उसी के आधार पर हम उनको वहाँ पर जो परिवर्तित करवा सकते हैं। अब कहने का जो मतलब ये है कि वैध अनुबंध या वैध ठहराव अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अनुसार राजनियम द्वारा परिवर्तित हैं और उसमें वैध अनुबंध के सभी तत्व विद्यमान हैं। मान लीजिए कोई वहाँ पर जो दो व्यक्ति मिलकर कोई अनुबंध करते हैं और उसमें से एक व्यक्ति प्रस्ताव देता है, दूसरा व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करता है। वैध अनुबंध की जो आपके आवश्यक तत्व या लक्षण है, जिसमें सबसे पहला आपका एक से अधिक पक्षकार, दूसरा था आपका प्रस्ताव एक देता है, दूसरा उसको स्वीकार करता है। तो यहाँ पर जो है एक से अधिक पक्षकार है और एक व्यक्ति प्रस्ताव दे रहा है, दूसरा व्यक्ति इस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है। तीसरा आपका उसमें था वैधानिक संबंधों की स्थापना। तो यहाँ पर जब दोनों पक्षकार एक दूसरे को वहाँ पर जो प्रस्ताव और स्वीकृति दी गई है उसको लिखित में करेंगे तो उनमें वैधानिक संबंधों की स्थापना हो जाएगी। चौथा जो आपका था वो पक्षकारों में वहाँ पर अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। यहाँ दोनों पक्षकार वहाँ पर वयस्क है, स्वस्थ मस्तिष्क के हैं, राजनीति द्वारा योग्य घोषित नहीं किए हैं, उनमें वहाँ पर अनुबंध करने की योग्यता है, उनमें सहमति है, स्वतंत्र सहमति है, उनका जो उद्देश्य है वो वहाँ पर वैध है और उसका जो प्रतिफल मिलेगा वो भी वैध मिलेगा। क्योंकि एक ए ने वहाँ पर प्रस्ताव दिया है बी को मकान खरीदने का, बी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, तो यहाँ पर वो दोनों आपस में जो अनुबंध कर रहे हैं वो वैध है। किसी व्यक्ति की वहाँ पर जो है संपत्ति और शरीर को नुकसान पहुँचाने के लिए अनुबंध नहीं किया जा रहा, ये वहाँ पर उन दोनों की स्वतंत्र सहमति है। इसके बाद में जो है प्रतिफल मिलना चाहिए उनको, और पर्याप्त प्रतिफल मिलना चाहिए, निश्चिंतता होनी चाहिए, संभव होने चाहिए, और एक वैध अनुबंध के जो आवश्यक तत्व हैं वो सारे उसमें विद्यमान होने चाहिए। वैचारिक औपचारिकताओं का पालन होना चाहिए उसमें, वो व्यर्थ अनुबंध नहीं होने चाहिए। वैचारिक औपचारिकताओं का पालन में जैसे रजिस्टर्ड है, लिखित में होना चाहिए, ये सभी वहाँ पर एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व हैं। तो कहने का जो आपका तात्पर्य ये है कि वैध अनुबंध और वैध ठहराव में ये वैध अनुबंध के जो लक्षण हैं वो सभी विद्यमान हैं, तो वह राजनियम द्वारा परिवर्तित करवाया जा सकता है। सेक्शन 2H में इसकी डेफिनेशन ये दी गई है। वैधता के आधार पर जो पहला आपका वर्गीकरण है। दूसरा जो आपका है वो है आपका व्यर्थ या शून्य ठहराव, वॉइड एग्रीमेंट। धारा 2G के अनुसार जो ठहराव राजनियम द्वारा परिवर्तित होने से रुक जाता है तब व्यर्थ हो जाता है जब वो रुकता है। यानी जब दो व्यक्ति मिलकर कोई वहाँ पर अनुबंध या ठहराव करते हैं तो प्रारंभ में उन दोनों की इच्छा तो उस अनुबंध को पूरा करने की थी, लेकिन बाद में कोई ऐसी परिस्थितियाँ या ऐसी कोई घटना घटित हो गई है जिसके कारण अब इस अनुबंध को पूरा करवाना संभव नहीं है, और जब इसको पूरा करवाना संभव नहीं होता है तभी ये रुक जाता है, तो व्यर्थ हो जाता है। जैसे मान लीजिए प्रकाशक जो आपका नौलखा है उसने प्रकाशक से एक बुक लिखने का वहाँ पर ठहराव किया, और अब यहाँ जब उन दोनों व्यक्तियों ने ठहराव किया गया है तो जो आपका डॉक्टर नौलखा है उसका पूरा इरादा था कि वो पुस्तक लिखेगा, और प्रकाशक की भी पूरी इच्छा थी कि वो पुस्तक लिखवाई जाएगी, लेकिन बाद में कोई ऐसे कारण आ गए जिनकी वजह से वो पुस्तक पूरी लिखी जाने से रुक गई, और जैसे ही वो रुकी वहाँ पर वो अनुबंध व्यर्थ हो गया।
अब मान लीजिए प्रकाशक ने जब डॉक्टर नौलखा को पुस्तक लिखने के लिए वहाँ प्रस्ताव दिया और डॉक्टर नौलखा ने उसको स्वीकार कर लिया, किताब आदि लिखी जा चुकी थी, तो डॉक्टर नौलखा की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पुस्तक लिखना संभव नहीं है। प्रारंभ में तो दोनों पक्षकारों की सहमति थी कि अनुबंध को पूरा किया जाएगा, लेकिन अचानक जब डॉक्टर नौलखा की मृत्यु हो गई तो ऐसी स्थिति में अब उस अनुबंध को पूरा किया जाना संभव नहीं है। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई वो पुस्तक वहाँ पर लिखी जाने से रह गई और यहाँ पर वो अनुबंध व्यर्थ हो गया। तो ये जो कहना चाह रहा है कि जो अनुबंध है वो प्रारंभ में तो वहाँ पर जो है वैध था, लेकिन बाद में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके कारण अब वो जो है पूरा होने से रुक गया, और जैसे ही वो रुक जाता है तभी वो अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। अब अगला जो आपका वैधता के आधार पर है वो है व्यर्थ अनुबंध, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक अनुबंध जो राजनियम द्वारा परिवर्तित होने से रुक जाता है तब व्यर्थ हो जाता है और वो किसी कारणवश वहाँ रुक जाता है। कारण कोई भी हो सकता है, जैसे अनुबंध के दोनों पक्षकारों में वहाँ कोई ऐसी परिस्थिति आ जाना जिससे वो उसको पूरा करना अब संभव नहीं हो। जैसे नौलखा ने वहाँ पर जो पुस्तक लिखने का वहाँ किया था तो उसकी मृत्यु हो गई, तो किताब को लिखना वहाँ संभव नहीं है, और जैसे ही वहाँ पर जो है उसके द्वारा पुस्तक लिखा जाना रुका, कहीं पर वो व्यर्थ हो गया। वॉइड जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो ऐसी परिस्थितियों के कारण ही वहाँ पर जो है पूरा किया जाना संभव नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया है और रात में जैसे उसका पैसा चोरी हो गया है, तो मकान खरीदने के लिए उसने प्रस्ताव दिया, उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन अब जब एग्रीमेंट हो चुका था और जिस दिन मकान के जो दस्तावेज हैं वो उसके नाम ट्रांसफ़र कराने का समय था, उससे से पहले ही उसके सारे पैसे चोरी हो जाते हैं। तो अब जो है वहाँ पर मकान का जो ट्रांसफ़र और जो उसका पूरा पेमेंट किया जाना था वो संभव नहीं है। अगला जो आपका है वो है व्यर्थनीय अनुबंध, शून्यकरणीय अनुबंध, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। धारा 2I के अनुसार ये कहना चाह रहा है कि ठहराव जो एक पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर तो परिवर्तनीय होता है, लेकिन दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर परिवर्तनीय नहीं होता है। या ये कहना चाह रहा है कि जब एक पक्षकार के साथ किसी दूसरे पक्षकारों ने कोई ज़बरदस्ती की, उसकी जो सहमति ली गई है अनुबंध करने के लिए, वो वहाँ पर उसकी स्वयं की सहमति नहीं है, किन्हीं लोगों ने उस पर दबाव बनाया है, उत्पीड़न से, कपट से, मिथ्या वर्णन से, गलती से या बलपूर्वक उस पर कोई दबाव बनाकर उसकी सहमति ली गई है, तो उस पीड़ित पक्षकार को ये वहाँ पर ये रेमेडीज़ दी गई है कि जिस व्यक्ति के साथ वहाँ पर इस तरह का बलपूर्वक दबाव, कपटपूर्ण, मिथ्या वर्णन, इस तरह का वहाँ पर सहमति जो ली गई है वो सहमति स्वतंत्र नहीं ली गई है, दबाव बनाकर ली गई है, तो वो पीड़ित पक्षकार वहाँ पर न्यायालय में जाके उस अनुबंध को व्यर्थनीय घोषित करवा सकता है। दूसरे पक्षकार को वहाँ पर किसी भी प्रकार से रेमेडीज नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाया गया है, जिस व्यक्ति के वहाँ पर जो अधिकार हैं उन अधिकारों का हनन हुआ है, या जिसकी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं लेके दबाव में लाकर ली गई है, तो उसी व्यक्ति को वहाँ पर ये रेमेडीज दी गई है कि वही व्यक्ति जाकर वहाँ उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकता है। दूसरा व्यक्ति क्यों कराएगा? क्योंकि दूसरे व्यक्ति को तो बेनिफिट हो रहा है, वो दूसरा व्यक्ति तो पहले वाले व्यक्ति को वहाँ पर दबाव बनाकर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए राजी कर रहा है, इसलिए पहले वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को तो दबाव में लाकर कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, उसी व्यक्ति को वहाँ पर ये रेमेडीज है कि वह उस अनुबंध को व्यर्थनीय घोषित करवा सकता है। अब इसके बाद में जो आपका आता है वो आपका वॉइडेबल के अकॉर्डिंग अवैध ठहराव है, क्योंकि अवैध जो ठहराव है वह ठहराव राजनियम द्वारा वर्जित है, यानी ऐसे कोई ठहराव जिसे राजनियम द्वारा किए जाना से रोक दिया गया है और वह अवैध ठहराव होते हैं। ऐसा सामान्य देश कानून की जो लोक नीति है उसके विरुद्ध होते हैं और जनहित के विरुद्ध होते हैं और दंडनीय प्रकृति के भी होते हैं। यानी ये कह रहा था अवैध का मतलब इलीगल। ऐसे ठहराव जो हमारे कानून ने पहले से रोक लगा रखी है उन्हें वर्जित कर रखा है, और कुछ ऐसी जिसमें नीतियाँ होती है उन नीतियों के कारण वो देश और लोक नीति के विरुद्ध होते हैं और उन पर पहले से रोक लगा दी जाती है। जैसे पहला है आपका, यदि वह ठहराव राजनियम द्वारा वर्जित हो लोग लेकिन फिर भी लोग करते हैं
जैसे शराब का लाइसेंस वगैरह का जो है पहले से रोक लगा रखी है कि वो लाइसेंस को कोई बेचेगा नहीं, किराए पर नहीं देगा, फिर भी लोग करते हैं, तो वहाँ पर इसके ऊपर पनिशमेंट हो सकता है। और साथ ही जो इसमें पहले से लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जो है ऐसी प्रकृति का अनुबंध है, तो जिसे इस राजनियम में तो वहाँ पर अगर मान लीजिए परमिशन दे देते हैं तो किसी दूसरे अनुबंध का वहाँ पर या दूसरे राजनियम में वहाँ पर उस पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हिंदू लॉ में वहाँ पर जो बच्चों को दिया है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जो गोद लेगा वो निःशुल्क लेगा, वो किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेगा। लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये कहा गया है कि जो अनुबंध जब किया जाएगा तो दोनों पक्षकारों को प्रतिफल मिलना चाहिए, और वो कैसा मिलना चाहिए, पर्याप्त प्रतिफल मिलना चाहिए। अब यहाँ हम इसको मान्यता दे देते हैं तो वहाँ पर जो हिंदू लॉ में निःशुल्क कहा गया है वहाँ उस पर जो है थोड़ा सवालिया निशान उठेगा और उसके जो कानून बने हैं वो निष्फल हो जाएंगे। इसलिए वहाँ पर जो है हिंदू लॉ में जो भी कोई गोद लेगा वो बिना वहाँ पर शुल्क लिए लेगा, और यहाँ जो काम किए जाएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो उसमें इस कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तीसरा जो आपका वो कपटपूर्ण हो, और अगर ठहराव ऐसा हो जिसका उद्देश्य वहाँ पर किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले हो, तो वो भी अवैध माने गए हैं। ठहराव राजनीतिक जो है वो अनैतिक हो और लोक नीति के विरुद्ध हो तो वो जो ठहराव है वो वहाँ पर जो है अवैध माने जाएंगे। अब ये जो अवैध है वो अवैध इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें पहले से सरकार के द्वारा या राजनियमों द्वारा उस पर रोक लगी हुई है, किसी दूसरे ठहराव की जो व्यवस्थाएं वो निष्फल हो जाए, इसलिए यहाँ उसको मान्यता नहीं दे सकते। साथ में वो कपटपूर्ण है, वो देश और लोक नीति के विरुद्ध हो, उसमें जो कार्य किए जा रहे हैं वो लोगों की नीति के विरुद्ध हो, किसी व्यक्ति की संपत्ति को या शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जा रहे हो, तो ये सारे अवैध ठहराव हैं। अब आपका अपरिवर्तनीय अनुबंध कुछ तकनीकी कमियों के कारण जो आपका ठहराव या जो आपका अनुबंध होता है वो राजनियमों द्वारा पूरा किया जाने से रुक जाता है, यानी परिवर्तन होने से रुक जाता है, क्योंकि उसमें कुछ तकनीकी कमियां होती है और उन तकनीकी कमियों के कारण वहाँ पर वो अपरिवर्तनीय हो जाता है। तकनीकी जो भी कमियाँ जैसे स्टाम्प ड्यूटी एक्ट के अकॉर्डिंग उस पर स्टाम्प नहीं लगा हो, वह लिखित में नहीं होता है, और जैसे प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उसके ऊपर स्टाम्प लगता है और लिखित में होते हैं, ये सारी वहाँ पर रजिस्टर्ड भी है। ये सारी चीज़ें देखी जाती है, इनमें से कोई कमी है तो वह तकनीकी कमियों के कारण अपरिवर्तनीय ठहराव के नाम से या कॉन्ट्रैक्ट के नाम से डिफाइन किया जाता है। इसके बाद आता है अनुबंध करने की विधि के आधार पर। विद्यार्थियों, अनुबंध करने की विधि के आधार पर सबसे पहला इष्टवत अनुबंध, यानी ऐसा अनुबंध जिसमें जो भी कोई बातें हैं, जो कोई शर्तें होती है वो लिखित में, ये प्रस्ताव और स्वीकृति जो है वो लिखित में स्पष्ट रूप से बता दी जाती है, तो वो स्पष्ट अनुबंध के रूप में वहाँ जाना जाता है। जैसे ए ने बी को अपना 5 लाख का मकान वहाँ पर खरीदने का प्रस्ताव दिया, तीने उस मकान को वहाँ पर जो है खरीदने का प्रस्ताव दे दिया। यहाँ पर जो प्रस्ताव दिया गया है वो प्रस्ताव के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो है लिखित में जिसका 5 लाख में है एक मकान बेचेगा, उसका प्रस्ताव स्वीकृति पहले से क्लियर है, तो यहाँ पर वह स्पष्ट में पहले से सारी चीज़ें बता दी गई है। दूसरा आपका गर्भित अनुबंध। गर्भित अनुबंध में ऐसी चीज़ें होती है जो प्रस्ताव स्वीकृति शब्दों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से दी जाती है और ये वहाँ पर परिस्थिति अकॉर्डिंग उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए संता एक टैक्सी को वहाँ पर रुकने के लिए कहता है, टैक्सी वाला उसके वहाँ रुकता है, वो उस पर बैठकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाता है, तो अब उस टैक्सी वाले को किराया देने का उसका दायित्व बनता है, क्योंकि पहले से सरकार ने डिफाइन किया है कि जो भी कोई व्यक्ति किसी से सेवाएं लेता है तो सेवाओं के बदले में जो उसका रेम्यूनरेशन बनता है वो उसको दिया जाएगा। यहाँ पर वो टैक्सी में बैठने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने वहाँ पर जो है लिखित में नहीं किया था, और जैसे ही वहाँ पहले से सरकार ने लिखित में किया हुआ है कि जो भी कोई व्यक्ति वहाँ पर किसी से सेवाएं लेगा उस सेवाओं के बदले उनको जो उसका रेम्यूनरेशन बनता है वो उसको चुकाया जाएगा। तो ये गर्भित अनुबंध है। ये शब्दों के अतिरिक्त वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उससे ऑटोमेटिकली ये जो आचरण है, जो व्यवहार है पक्षकारों का, उससे उत्पन्न हो जाते हैं।
एक कुली है, बी का सामान उठाकर उसके गंतव्य स्थान तक ले जाता है, तो जिस व्यक्ति का वो सामान लेके जा रहा है उस व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि कुली को वहाँ उसका जो रेमुनेशन बनता है वो उसको चुकाएगा। वो मना नहीं कर सकता कि मैंने इसको वहाँ पर प्रस्ताव नहीं दिया था। वहाँ उन्होंने बातचीत की, इसने कहा प्रस्ताव दिया कुली को कि मेरा सामान ले चलो, इसने कहा यस, कितना पैसा, इतना पैसा दिया जाएगा। वहाँ उन्होंने लिखित में नहीं किया, लेकिन इसके तरफ से पहले से राजनियमों में लिखित में किया गया है कि जो भी व्यक्ति वहाँ पर कोई सेवाएं किसी व्यक्ति से लेता है उसके बदले में उसका जो रेमुनेशन बनता है वो उसको चुकाया जाएगा। अर्ध अनुबंध जो है वो एक ऐसे अनुबंध है जो वहाँ पर पक्षकार तो नहीं करना चाहता बल्कि ज़बरदस्ती उन पर थोपा जाता है। ये उनके आचरण, व्यवहार और परिस्थिति के अकॉर्डिंग पर ज़बरदस्ती थोप दिए जाते हैं। अब एक और हमें बड़ी घड़ी मिलती है, उस घड़ी को अपनी समझ के पास अपने पास रख लेता है, क्योंकि कानून के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की जो कोई चीज़ उसे मिलती है तो ये वहाँ पर पहले से डिफाइन है, क्योंकि वो उसकी स्वयं की नहीं है, वो उसके वास्तविक स्वामी तक उस चीज़ को पहुँचाएगा। खोई हुई वस्तु के संबंध में ये पहले से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिस भी व्यक्ति को कोई खोई हुई वस्तु मिलती है तो सबसे पहले वो उसके वास्तविक स्वामी को ढूंढेगा, फिर उस व्यक्ति तक वो पहुंचाएगा, और वह नहीं मिलता है तो उसका इंतज़ार करेगा, वह उसके लिए कोशिश पूरी करेगा कि उस व्यक्ति तक वो पहुंच जाए, और अंतिम समय में अगर वो नहीं मिल पाता है तब वह व्यक्ति उसको अपने पास रख सकता है, लेकिन वो उसका वास्तविक स्वामी नहीं है। इसलिए अर्ध जो अनुबंध होता है उस अनुबंध में जो ये व्यवस्थाएं की गई है कि ये आचरण और व्यवहार से उत्पन्न हो जाती है, ज़बरदस्ती ये व्यक्ति के ऊपर थोपा जाता है। व्यक्ति खुद तो नहीं करना चाहता, लेकिन वहाँ पर क्या है, परिस्थितियों में बस उसके ऊपर थोप दिया जाता है। तीसरा जो आपका आता है निष्पादन के आधार पर आपके अनुबंध या उनके प्रकार। सबसे पहला निष्पादित अनुबंध, जिस अनुबंध में दोनों पक्षकारों ने अपने अपने दायित्व को पूरा कर लिया और माना जाता है कि वह निष्पादित हो चुका है। जैसे ए ने अपनी कार बी को 5 लाख में देने का वहाँ प्रस्ताव दिया, खरीदने का प्रस्ताव दिया, बी ने उसको वहाँ पर स्वीकार कर लिया। ए के द्वारा कार बी को दे दी गई और बी के द्वारा उसका जो पैसा बनता था वो ए को दे दिया गया। यहाँ दोनों पक्षकारों ने अपने अपने दायित्व को वहाँ पर पूरा कर लिया, तो ये माना जाता है कि अनुबंध निष्पादित हो गया है। यानी जो पक्षकार जो है उन दोनों ने अपने अपने जो दायित्व हैं उनको पूरा कर लिया। जिस प्रकार का उन्होंने वहाँ प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव के अनुसार उन दोनों पक्षकारों ने अपने अपने दायित्व को पूरा कर लिया, तो ये माना जाता है कि अनुबंध जो है वो निष्पादित हो गया है। दूसरा आपका निष्पादनीय अनुबंध। निष्पादनीय अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें अनुबंध के दोनों पक्षकारों द्वारा किसी एक पक्षकार के द्वारा अभी तक अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है और दूसरे पक्षकार का किसी भी एक का वहाँ पर जो दायित्व है वो पूरा किया जाना शेष है, तो निष्पादनीय अनुबंध के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए शादी में वहाँ पर किसी हलवाई को खाना बनाने के लिए ठेका दिया, अब वहाँ उसको एडवांस दे दिया आज और उसका लगभग पूरा पैसा दे दिया। 5 तारीख को या 10 तारीख को जब भी फलानी डेट आएगी जिस ड्यू डेट को उसको खाना बनाने के लिए वहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, तो जिस दिन वो आके खाना बनाएगा उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। एक पक्षकार ने तो उसको वहाँ ठेका दिया, उसने उसका जो अमाउंट बनता था वो दे दिया, लेकिन अब वो जब आकर खाना बनाएगा ड्यू डेट को तब जाकर वो अनुबंध पूरा होगा। तो यहाँ निष्पादनीय अनुबंध है दोनों पक्षकारों में से कि एक पक्षकार का अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, वो रनिंग में है, जैसे कार्य पूरा होगा वो निष्पादित बन जाएगा, अभी वो निष्पादनीय है। अब निष्पादन के आधार पर भी 2 वर्गों में बांटा गया। पहला एक पक्षीय द्वारा अनुबंध, द्विपक्षीय अनुबंध, और दूसरा है आपका एक पक्षीय अनुबंध। अब द्विपक्षीय अनुबंध वह है जिनमें दोनों ही पक्षकारों द्वारा एक दूसरे का जो वचनों का आदान प्रदान किया जाता है उसमें वर्तमान में पूरा नहीं करके भविष्य में पूरा किया जाने का वहाँ पर प्रस्ताव किया गया है। अब जैसे आपका शादी वाला था, ए ने अपनी कार बी को वहाँ पर 1 लाख में खरीदने का प्रस्ताव दिया, बी ने उसको स्वीकार कर लिया। अब कार भी ए के पास है और पैसा भी बी के पास है, लेकिन उन्होंने कुछ एडवांस राशि कार ए को दे दी कार खरीदने के एवज में। तो यहाँ पर अभी तक दोनों पक्षकारों का स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं हुआ है। वो कब होगा? पूर्व भविष्य में, जब जिस दिन वो वहाँ पर सेल एग्रीमेंट करेंगे और दोनों एक दूसरे का, यानी ए कार देगा बी को और बी वहाँ अमाउंट देगा ए को, तब जाकर वो अनुबंध पूरा होगा। और अभी भविष्य में जिस दिन उन्होंने डेट तय की है करार में
उस डेट को जब वो अपना अपना दायित्व पूरा करेंगे तब वह अनुबंध निष्पादित होगा। अभी वो भविष्य में पूरा होगा, इसलिए वो द्विपक्षीय, यानी दोनों पक्षकारों ने अभी अपने अपने दायित्व को पूरा नहीं किया है। दूसरा एक पक्षीय, जहाँ एक पक्षकार ने तो अपने दायित्व को पूरा कर लिया लेकिन दूसरे पक्षकार ने अभी तक अपने दायित्व को पूरा नहीं किया। इन्हें एक प्रतिज्ञा पत्र पर वहाँ पर 20 से 10,000 रुपये उधार लिए प्रोमोजरी नोट के माध्यम से। अभी इन्हें तो पैसा बी को दे दिया, लेकिन बी के द्वारा ब्याज सहित वो पैसा ड्यू डेट पे जब दे दिया जाएगा तब वह अनुबंध पूरा होगा। यहाँ पर एक पक्ष ने अपने दायित्व को पूरा किया, यानी उसने पैसा बी को दे दिया, बी ब्याज सहित उस पैसे को ए को लौटाएगा ड्यू डेट पर। या जिस भी पक्षकार ने पैसा उधार लिया है वह व्यक्ति ब्याज सहित जब पैसा उस व्यक्ति को पहुंचा देगा तब वह अनुबंध वहां पर पूरा होगा। यहाँ एक पक्ष ने तो अपना जो दायित्व था वो पूरा कर लिया, यानी उधार पैसा दे दिया। दूसरा पक्षकार जिसने पैसा उधार लिया है वो अपने दायित्व की पूर्ति तब करेगा जब दोनों पक्षकार अपने अपने दायित्व को पूरा कर लेंगे। केवल एक पक्षकार ने ही अभी अपने दायित्व को पूरा किया है, दूसरे का वहाँ पर अभी दायित्व बाकी है। तो ये एक पक्ष के वहाँ पर अनुबंध है, और उससे पहले वाला आपका जो था द्विपक्षीय था। नमस्कार, आज में हम इस वीडियो के माध्यम से अनुबंध और ठहराव का वर्गीकरण पढ़ा होगा। आज हमने जो है ठहराव और आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके जो टाइप्स हैं, जो क्वालिफिकेशंस हैं, वर्गीकरण है, उसको पढ़ा। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे और उससे आपका ज्ञानवर्धन होगा। नमस्कार, सभी को धन्यवाद।